पत्नी ने अपनी किडनी देकर पति की जान बचाई, लेकिन होश आते ही पति ने उससे तलाक मांग लिया। आखिर क्यों? जब वजह सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अस्पताल के उस कमरे में जब राधिका की आंखें खुलीं तो उसे पेट के दाहिनी ओर एक तेज चुभता हुआ दर्द महसूस हो रहा था। फिर भी दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आरव। आरव ठीक तो हैं? कमजोर आवाज में वो बोली। पास खड़ी नर्स ने झुककर उसके माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन सफल रहा, आपके पति बिल्कुल ठीक हैं, बस अभी उन्हें होश नहीं आया है। नर्स के शब्द राधिका के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी थे। मुझे मुझे उनसे मिलना है, राधिका ने जिद की। अभी नहीं, डॉक्टर ने कमरे में आते हुए नरमी से कहा। राधिका जी, आपने अपनी एक किडनी डोनेट की है, आपका शरीर भी एक बड़े ऑपरेशन से गुजरा है। आपको और आरव जी दोनों को अभी पूरी तरह आराम की जरूरत है। आप दोनों अलग अलग रिकवरी रूम्स में निगरानी में रहेंगे। राधिका के दिल में एक बेचैनी थी, लेकिन डॉक्टर की बात में तर्क था। एक एक पल वो बड़ी मुश्किल से काट रही थी। वो बस उस घड़ी का इंतजार कर रही थी जब वह उसे अपनी आंखों से देखेगी और कहेगी, देखो, हमने कर दिखाया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। डॉक्टर ने उसे आरव के कमरे में जाने की इजाजत दे दी। दर्द के बावजूद राधिका का दिल खुशी से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि आरव उसे देखते ही क्या कहेगा। शायद उसकी आंखें भर आएंगी, शायद वह उसका हाथ पकड़कर कहेगा कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। कमजोर कदमों से नर्स का सहारा लेकर वह आरव के बिस्तर के पास पहुंची। आरव की आंखें खुली थीं और वह छत को घूर रहा था। आरव? राधिका की आवाज खुशी और दर्द के मिले जुले एहसास से कांप रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि आरव का हाथ थाम सके, लेकिन उसके बाद आरव ने जो किया वो तो राधिका ने कभी सोचा भी नहीं था। आरव ने उसकी तरफ देखे बिना ही अपना हाथ खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। एक सपाट बेजान आवाज में कहा, राधिका, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये शब्द नहीं थे, ये जहरीले तीर थे जो सीधे राधिका के दिल में चुभे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका शरीर सुन्न हो गया था। उसे व्हीलचेयर में वापस उसके कमरे तक पहुंचाया गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस झटके को समझने की कोशिश कर रहा था। नर्स ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो वह बस छत को घूरती रह गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्यों? आखिर क्यों? क्या गलती हो गई थी उससे? राधिका की आंखों के सामने सब कुछ धुंधलाने लगा। वह वर्तमान की इस क्रूर सच्चाई से फिसलकर अतीत की उन गलियों में जा पहुंची जहां सब कुछ कितना सुंदर था। 6 महीने पहले तक आरव और राधिका की दुनिया किसी खूबसूरत सपने जैसी थी। आरव अपनी कपड़े की दुकान संभालता था और राधिका एक स्कूल टीचर थी। उनकी शादी को 2 साल हुए थे और उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। वे वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव पर जाते, बारिश में भीगते और भविष्य के सुनहरे सपने बुनते थे। आरव अक्सर राधिका से कहता, तुम मेरी लाइफलाइन हो, तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर उनके उस खुशियों के आसमान पर काले बादल घिरने लगे। आरव की ऊर्जा में एक अजीब सी कमी आने लगी थी। दुकान से लौटते ही वह सोफे पर ढह जाता। आए दिन उसे बुखार रहने लगा। बुखार की गोली खाता और फिर काम पर निकल जाता। उसने खुद को समझाया कि यह सब काम के तनाव के कारण है। पैरों में सूजन को उसने ज्यादा देर बैठने का नतीजा मान लिया। राधिका चिंतित होती, पर आरव हमेशा उसकी फिक्र को हंसी में उड़ा देता। अरे, अब तुम डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। एक दिन दुकान पर सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी सांसें बुरी तरह फूल गईं और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आस-पास के लोगों ने उसे पास के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया। राधिका भी बदहवास सी अपनी स्कूटर पर वहां पहुंची। डॉक्टर्स ने कई टेस्ट्स किए। वे रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन सीनियर डॉक्टर वर्मा ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया और रिपोर्ट्स को रोशनी के सामने करते हुए गहरी सांस ली और बोले, मिस्टर आरव, मुझे अफसोस है, आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आपकी एक किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है और दूसरी किडनी भी 80% तक खराब हो चुकी है। ये शब्द नहीं थे, पिघला हुआ सीसा थे जो आरव के कानों में उतर रहे थे। किडनी फेलियर? ये कैसे हो सकता है?
वह तो सिर्फ 32 साल का था। राधिका ने अविश्वास से डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर साहब, कोई गलती तो नहीं हुई? शायद रिपोर्ट्स मिक्स हो गई हों। हमने 2 बार जांच की है मिसेस राधिका। डॉक्टर का स्वर सहानुभूतिपूर्ण लेकिन दृढ़ था। अब हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो ताउम्र डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। आरव को लगा जैसे उसके ऊपर पूरा आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। उसका गला सूख चुका था, शरीर सुन्न, सपनों का महल, अपना घर, परिवार, भविष्य, सब कुछ एक ही झटके में मानो जमीन पर बिखर गया। राधिका की आंखों से आंसू ढुलक पड़े, लेकिन उसने खुद को साधते हुए कहा, कुछ तो रास्ता होगा डॉक्टर। किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है, डॉक्टर ने गहरी नजर से उन्हें देखते हुए कहा। घर लौटने पर एक खामोशी ने डेरा डाल लिया था। वही घर जो कभी उनकी हंसी से गूंजता था, अब वहां सिसकियों और अनकहे डर का वास था। डायलिसिस का दौर शुरू हो गया। हफ्ते में 2 बार 4-4 घंटों के लिए आरव को एक मशीन से जोड़ दिया जाता, जो उसके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालती। अब आरव का हंसमुख चेहरा पीला और आंखें ढंसी हुई लगने लगी थीं। परिवार में डोनर की तलाश एक युद्ध स्तर पर शुरू हुई। भारत में अंगदान की प्रक्रिया जटिल और लंबी है। सबसे पहले डॉक्टर ने परिवार के उन सदस्यों का ब्लड ग्रुप मैच करवाने की सलाह दी जिनके साथ आरव का खून का रिश्ता था। लेकिन आरव के माता पिता उम्र के कारण पहले ही अनुपयुक्त थे। उसकी बड़ी बहन का ब्लड ग्रुप अलग था। बड़ी मुश्किल से एक डोनर मिला, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं कर रहा था। कहीं से कोई मैच नहीं मिला। उम्मीदें एक एक कर टूट रही थीं। दोस्तों और दूर के रिश्तेदारों से भी पूछा गया, लेकिन अंगदान का फैसला कोई मामूली बात नहीं थी। लोग सहानुभूति दिखाते, पर अपनी जान का एक हिस्सा देने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। आरव का नाम नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन यह लिस्ट एक अंतहीन सुरंग की तरह थी। भारत में हर साल हजारों लोग किडनी का इंतजार करते करते दम तोड़ देते हैं। यह अंकतः अखबारों में महज एक खबर होता था, पर अब यह आरव की जिंदगी की कड़वी हकीकत बन चुका था। राधिका हर रोज आरव को टूटते हुए देखती। वह आदमी जो कभी पहाड़ों पर ट्रैकिंग की योजना बनाता था, अब बिस्तर से बाथरूम तक जाने में हांफ जाता था। उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। कभी कभी वह राधिका पर ही चिल्ला पड़ता, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, कब तक बोझ बना रहूंगा तुम पर। राधिका चुपचाप उसके आंसू पोंछती और कहती, तुम बोझ नहीं, मेरी जिंदगी हो आरव। एक रात आरव दर्द के कारण सो नहीं पा रहा था। वह दर्द से कराह रहा था और उसकी हर कराह राधिका के सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। राधिका ने उसे दवा दी, उसका सिर अपनी गोद में रखा और चुपचाप उसे देखती रही। चांदनी रात में आरव का पीला चेहरा और भी भयावह लग रहा था। उसी पल, उस खामोश अंधेरे में राधिका ने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उसकी अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। अगली सुबह जब परिवार के सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे, राधिका ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं अपनी एक किडनी आरव को दूंगी। मैंने अपने टेस्ट करवा लिए हैं, हमारा ब्लड ग्रुप मैच करता है। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। उस समय राधिका की मां भी वहीं मौजूद थी। उनके हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, राधिका, पागल हो गई है क्या? तेरी अपनी उम्र ही क्या है? अपने भविष्य के बारे में भी सोच, कल को तुझे कुछ हो गया तो। राधिका ने अपनी मां की आंखों में झांका। उसकी आंखों में विद्रोह नहीं, बल्कि एक असीम प्रेम और दृढ़ता थी। मां, मेरा भविष्य वही है जो आरव का है। अगर वही नहीं रहा, तो मैं इस भविष्य का, इस शरीर का क्या करूंगी? आरव ही मेरी जिंदगी है। खुद जिंदा रहने के लिए मुझे उसे बचाना है। राधिका की सासू मां सुमित्रा जी ने भी यही बात कही, लेकिन राधिका नहीं मानी। आरव, जो अब तक खामोश था, ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं राधिका, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन राधिका का संकल्प अटल था। उसने कहा, यह फैसला मेरा है और इसे कोई नहीं बदल सकता। अस्पताल में राधिका के विस्तृत परीक्षण हुए, टिश्यू मैचिंग, क्रॉस मैचिंग और कई अन्य जटिल जांचें। डॉक्टर भी नतीजों को देखकर हैरान थे। राधिका न सिर्फ ब्लड ग्रुप में,
बल्कि बाकी सब टेस्ट्स में भी एक बेहतरीन मैच थी। ऐसा संयोग हजारों में एक होता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। परिवार में जहां एक ओर राहत की सांस ली गई, वहीं दूसरी ओर एक अनजाना डर भी था। राधिका के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। पर आरव की आंखों में डर और अपराध बोध का एक गहरा समंदर था। वह अपनी जिंदगी राधिका के त्याग की नींव पर नहीं खड़ी करना चाहता था। उसे लग रहा था जैसे वह एक पति के रूप में असफल हो गया हो, जो अपनी पत्नी की रक्षा करने के बजाय उसी के जीवन का एक हिस्सा लेने जा रहा था। ऑन ऑपरेशन से एक रात पहले अस्पताल के प्राइवेट कमरे में अजीब सी खामोशी थी। राधिका आरव के बिस्तर के पास बैठी थी, उसका हाथ अपने हाथों में लिए। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, बस एक दूसरे की आंखों में झांककर अनकही बातें कर रहे थे। आरव ने सिसकी भरते हुए कहा, प्लीज राधिका, अभी भी वक्त है, मना कर दो। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। जिंदगी भर यह बोझ मेरे दिल पर रहेगा कि मेरे कारण तुम्हें। वो फूट फूट कर रो पड़ा। राधिका ने उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आरव, प्यार में एहसान या बोझ नहीं होता, साझेदारी होती है। मैंने तुम्हें अपनी सांसों का साझीदार बनाया है, मोहताज नहीं। हम यह जंग साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कल सुबह जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, तो यह सोचना कि मैं तुम्हें अपनी किडनी नहीं, अपना आधा प्यार, अपनी आधी हिम्मत दे रही हूं। मैं तुम्हारी सांसों की डोर को टूटने नहीं दूंगी। उस रात दोनों में से कोई नहीं सोया। वे बस एक दूसरे का हाथ थामे आने वाले कल का इंतजार करते रहे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती लाल बत्ती समय की गति को मानो रोक चुकी थी। दोनों के परिवार बेचैनी से कॉरिडोर में टहल रहे थे। हर गुजरता मिनट एक सदी जैसा लग रहा था। एक ही समय में दो जिंदगियां दांव पर थीं, एक जिंदगी बचाने के लिए और दूसरी जिंदगी देने के लिए। सुमित्रा जी कभी मंदिर में रखी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ती, तो कभी बेचैनी से कॉरिडोर में चलने लगती। 6 लंबे घंटों के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। हरे रंग के स्क्रब्स पहने सर्जन बाहर आए। उन्होंने मास्क उतारते हुए कहा, ऑपरेशन सफल रहा। डोनर और रिसिपिएंट दोनों खतरे से बाहर हैं। यह सुनते ही सबने राहत की सांस ली। कुछ आंखें खुशी से छलक पड़ीं, कुछ हाथ दुआ में उठ गए। एक लंबी अंधेरी रात के बाद जैसे सुबह की पहली किरण दिखाई दी थी। कुछ दिनों बाद आरव और राधिका को अलग अलग प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दोनों धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। राधिका को ऑपरेशन के बाद काफी दर्द था, पर वह अपने दर्द को भूलकर हमेशा मुस्कुराती रहती। उसका ध्यान हर पल आरव में ही लगा रहता। आरव अब ठीक है, ये सुनकर राधिका को लगता जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। आरव भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। उसके शरीर ने नई किडनी को स्वीकार कर लिया था। उसके चेहरे की पीली रंगत धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। राधिका की आंखों में एक नई जिंदगी का सपना था, एक ऐसा भविष्य जहां अब कोई बीमारी, कोई डर नहीं होगा। लगभग 2 हफ्तों बाद वह दिन भी आया जब आरव घर के लोगों से मिल सकता था, उनसे बात कर सकता था। डॉक्टर्स ने उसे और राधिका को जल्द ही छुट्टी मिलने की खुशखबरी दी थी। राधिका सहित सभी घर वालों के लिए उत्सव जैसा माहौल था। राधिका कमजोर कदमों से सहारे के साथ चलकर उसके बिस्तर के पास गई और मुस्कुराकर उसका हाथ थामने की कोशिश की। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरव ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसकी आंखों में प्रेम नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने राधिका की आंखों में देखे बिना छत को घूरते हुए एक सपाट और भावनाहीन आवाज में कहा, राधिका, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। राधिका को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो, पूरी दुनिया जैसे घूम गई हो। उसके कानों में एक तेज साय साय की आवाज गूंजने लगी। वह वहीं आरव के बिस्तर के पास फर्श पर गिर पड़ी। अस्पताल के कमरे में कोहराम मच गया। नर्सें भागीं, सुमित्रा जी चीख पड़ी। जिसने तेरे लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा काटकर दे दिया। होश में आते ही तूने उसे अपनी जिंदगी से निकालने का फरमान सुना दिया। यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सब परिवार वाले आरव पर टूट पड़े। उसके पिता, जो हमेशा शांत रहते थे, ने पहली बार उस पर हाथ उठाया। बेशर्म, एहसान फरामोश, जिस औरत ने तुझे अपनी जिंदगी दे दी, तू उसे तलाक देगा? तुझमें इंसानियत बची भी है या नहीं?
सुमित्रा जी रोते हुए बोली। क्या हो गया है तुझे, आरव? राधिका ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? आरव एक पत्थर की मूरत बना सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न दुख, न पश्चाताप। उसने बस इतना कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। उसकी यह बेरुखी किसी के समझ में नहीं आ रही थी। घर आने के बाद एक ही छत के नीचे दो अजनबी रहने लगे। राधिका को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वह घंटों रोती, गिड़गिड़ाती, वजह पूछती, पर आरव या तो चुप रहता या लड़ने लगता। एक दिन राधिका ने उसके पैर पकड़ ली। आरव, बस एक बार बता दो, मेरी गलती क्या है? क्या मेरे त्याग में कोई कमी रह गई? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आरव ने उसे झिड़कते हुए कहा, गलती यही है कि तुमने मुझ पर एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे इस बोझ के तले दबा नहीं रह सकता। जब भी तुम्हें देखूंगा, मुझे याद आएगा कि मैं कितना कमजोर और अधूरा हूं। मुझे आजादी चाहिए इस घुटन से। ये शब्द राधिका के सीने में खंजर की तरह चुभते। जिस त्याग को वह अपना प्रेम समझती थी, आरव उसे एहसान और बोझ बता रहा था। 2 महीने बीत गए। यह 2 महीने नहीं, 2 सदियां थीं राधिका के लिए। वो अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह इस रिश्ते को और नहीं घसीटेगी। शायद आरव सही कह रहा था। शायद उसकी मौजूदगी उसे घुटन दे रही थी। भारी मन से वह अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसे आरव की पुरानी मेडिकल फाइलों के नीचे एक लिफाफा मिला। यह लिफाफा नया था और शहर के एक दूसरे कैंसर अस्पताल का था। जिज्ञासावश राधिका ने उसे खोला। राधिका का दिल धक से रह गया। कैंसर अस्पताल? हमारा वहां क्या काम? एक अनजानी आशंका ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। कांपते हाथों से उसने लिफाफे को खोला। अंदर आरव की कुछ ताजा रिपोर्ट्स थीं। राधिका ने उन्हें पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट मेडिकल की जटिल भाषा में लिखी थी। बहुत से शब्द उसके सिर के ऊपर से गुजर रहे थे। उसे कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जितना उसे समझ में आ रहा था, उसकी आत्मा को कंपाने के लिए काफी था। उसका दिल कह रहा था कि यह कोई बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। आरव की नफरत, तलाक की जिद और अब ये कैंसर अस्पताल की रिपोर्टें। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। उसने फैसला किया कि वह आरव से इस बारे में बात नहीं करेगी। वह जानती थी वह फिर झूठ बोलेगा या खामोश हो जाएगा। उसे डॉक्टर से मिलकर ही सच्चाई जाननी होगी। उसने तुरंत उन रिपोर्ट्स को अपने पर्स में रखा, आधा पैक किया हुआ सूटकेस वहीं खुला छोड़ा और घर से बाहर निकल गई, उसी अस्पताल की ओर जिसका पता लिफाफे पर लिखा था। अस्पताल पहुंचकर उसने रिसेप्शन पर डॉक्टर का नाम बताया। आधे घंटे के इंतजार के बाद उसे डॉक्टर आलोक के केबिन में भेजा गया। डॉक्टर साहब, ये मेरे पति आरव की रिपोर्ट्स हैं। मुझे ये घर पर मिली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है? डॉक्टर आलोक ने रिपोर्ट्स देखी और फिर राधिका के चिंतित चेहरे को देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आप बैठ जाइए मिसेस राधिका। डॉक्टर ने समझाना शुरू किया। देखिए, जब से आरव जी की किडनी की बीमारी पहचान में आई थी, तब से शायद उन्हें कुछ बहुत सी हैवी दवाइयां दी गई थीं। लाखों में किसी एक मरीज पर उन दवाओं का एक बहुत ही दुर्लभ साइड इफेक्ट होता है, और दुर्भाग्य से आपके पति उन लाखों में एक हैं। राधिका की सांस अटक गई। उन दवाओं ने आरव जी के शरीर में एक तरह के कैंसर को सक्रिय कर दिया है। इसका पता उन्हें ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद हुए चेकअप में चला। कैंसर? यह शब्द राधिका के मुंह से एक सिसकी बनकर निकला। जी, डॉक्टर ने दुखी मन से सिर हिलाया। और यह बहुत आक्रामक किस्म का है। कीमोथेरेपी का भी इस पर असर होने की उम्मीद न के बराबर है। राधिका ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सबसे मुश्किल सवाल पूछा। उनके पास कितना वक्त है? डॉक्टर कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, मेडिकल साइंस के अनुसार शायद 6 से 7 महीने। उस पल सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। आरव की बेरुखी, उसका गुस्सा, उसका तलाक का फैसला, सब एक मुखौटा था। एक क्रूर मुखौटा जिसके पीछे एक टूटता हुआ इंसान अपनी पत्नी को आने वाले दर्द से बचाने की आखिरी हताश कोशिश कर रहा था। घर पहुंचकर राधिका रिपोर्ट लेकर आरव के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक गहरा, अथाह दर्द था।
यह है वजह? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने रिपोर्ट राधिका के हाथ में देखी और उसका पत्थर जैसा चेहरा पल भर में बिखर गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। इतने महीनों का दबाया हुआ दर्द, डर और बेबसी सैलाब बनकर उसकी आंखों से बह निकली। हां, उसने सिसकियों के बीच कहा, मैं तुम्हें एक जवान विधवा बनते नहीं देख सकता था राधिका। मैं चाहता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करो कि मेरे जाने के बाद तुम्हें दुख न हो। तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सको। मैं स्वार्थी और क्रूर बनना चाहता था ताकि तुम मुझे आसानी से भूल सको। राधिका ने आरव के लाए हुए तलाक के कागज उठाए और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने आरव को कसकर गले से लगा लिया। बुद्धू कहीं के, तुमने सोचा कि तुम मुझे खुद से दूर करके बचा लोगे? मैंने तुम्हें अपनी किडनी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए नहीं, तुम्हारे साथ जीने के लिए दी थी, चाहे वो जिंदगी 1 दिन की हो या 100 साल की। उसने दृढ़ता से कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है आरव। हम इसे भी साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी और तुम्हें भी हार मानने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। निराशा की जगह एक नई जंग की तैयारी ने ले ली। राधिका और आरव के परिवार ने दिन रात एक कर दिया। देश विदेश के हर बड़े अस्पताल में संपर्क किया गया। हर जाने माने डॉक्टर से सलाह ली गई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता, यह कैंसर बहुत दुर्लभ है, इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी थी। वह रोज घंटों इंटरनेट पर इस बीमारी के बारे में पढ़ती, दुनिया भर के रिसर्च पेपर खंगालती। एक दिन, महीनों की अथक खोज के बाद, उसे जर्मनी के एक रिसर्च सेंटर के बारे में पता चला। वहां के डॉक्टर एक बिल्कुल नई तकनीक पर काम कर रहे थे। यह एक तरह की सेल थेरेपी थी, जिसमें शरीर की अपनी ही कोशिकाओं को ताकतवर बनाकर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। यह थेरेपी खासतौर पर आरव जैसे दुर्लभ मामलों में काफी कारगर साबित हो रही थी। यह एक उम्मीद की किरण थी, एक ऐसा दिया जो घने अंधेरे में टिमटिमा रहा था। राधिका ने तुरंत उस सेंटर में संपर्क किया। कई दिनों के इंतजार के बाद जब वहां से जवाब आया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टरों ने आरव का केस स्टडी करने के बाद कहा कि वे इलाज के लिए तैयार हैं, लेकिन उस ईमेल के आखिरी हिस्से ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। उस इलाज का अनुमानित खर्च लगभग 2 करोड़ रुपए था। 2 करोड़! यह रकम सुनकर एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के पिता सिर पकड़कर बैठ गए। यह उनके लिए एक पहाड़ जैसी रकम थी, जिसे जुटाने के बारे में सोचना भी नामुमकिन था। आरव की आंखों में जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी, वह भी बुझ गई। लेकिन राधिका की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने सबके चेहरों पर निराशा देखी और फिर एक मजबूत आवाज में कहा, हम हार नहीं मान सकते। हम अपना यह घर गिरवी रखेंगे। आरव की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज में जिद थी, भरोसा था और अपने प्यार को किसी भी कीमत पर बचाने का अटूट संकल्प था। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर राधिका ने उसकी एक न सुनी। मंगलसूत्र को छोड़कर उसने अपने बाकी सभी गहने बेच दिए, जो कि करीब 15 लाख रुपए के थे। घर को गिरवी रख दिया गया। आरव के पिता आगे आए और उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और सुमित्रा जी के गहने भी लाकर राधिका के हाथ में रख दिए। यह खबर फैलते ही दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मदद की और आखिरकार इलाज के लिए जरूरी रकम इकट्ठी हो गई। पैसे का इंतजाम होते ही वे जर्मनी के लिए रवाना हो गए। इलाज का सफर लंबा और बेहद मुश्किल था। थेरेपी के साइड इफेक्ट्स आरव के शरीर को तोड़ रहे थे, पर राधिका का प्यार और विश्वास उसकी हिम्मत बनाए हुए था। वह हर पल एक ढाल की तरह उसके साथ रहती, कभी उसे हंसाती, तो कभी बस उसका हाथ थामे घंटों बैठी रहती। वह उसे भविष्य के सपने दिखाती। जब हम यहां से ठीक होकर लौटेंगे तो हम पहाड़ों पर घूमने जाएंगे। आखिरकार जब डॉक्टर ने आरव की टेस्ट रिपोर्ट देखी, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ मिरेकल, द कैंसर इज गॉन। आप अब ठीक हो रहे हैं मिस्टर आरव। यह सुनते ही राधिका वहीं अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठ गई और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। आरव, जो खुद इस खबर से सन्न था, घुटनों के बल उसके पास बैठा। उसने धीरे से राधिका को अपनी बाहों में ले लिया। राधिका ने अपना चेहरा आरव के सीने में छिपा लिया
और फिर से रोने लगी। आरव बस उसकी पीठ सहलाता रहा और उसके बालों को चूमता रहा। दोनों एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शब्दों की जरूरत भी किसे थी? आज तो खामोशी भी जश्न मना रही थी। भारत वापस आते वक्त आरव ने धीरे से राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आवाज भर्रा रही थी। राधिका, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ। राधिका ने प्यार से अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। श्श, बस। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें शिकायत नहीं, सिर्फ बेपनाह प्यार था। मैंने कहा था ना, हम जीतेंगे। वे दोनों घर लौटे तो घर में खुशियों का माहौल छा गया, परंतु आर्थिक तंगी बनी हुई थी। बूढ़े ससुर जी से कारोबार संभल नहीं पा रहा था। दुकान का काम ठप्प पड़ गया था। राधिका आरव की बीमारी के चलते अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी। अब उसने दुकान की कमान अपने हाथों में थाम ली। अब वो ग्राहकों को रंग बिरंगी साड़ियों की तहें खोलकर दिखाने लगी थी। उसकी मीठी बोली और लगन के कारण न सिर्फ दुकान की खोई हुई रौनक लौट आई, बल्कि परिवार के टूटे हुए हौसलों को भी फिर जोड़ दिया। आज उसी घर की छत के नीचे पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। आरव अब पूरी तरह स्वस्थ है और राधिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी दुकान संभालता है। तो दोस्तों, राधिका और आरव की कहानी उस प्रेम की मिसाल है जो नियति को भी चुनौती दे सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब प्यार और परिवार का साथ हो तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप बटन भी दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।